हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनी सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर 4 के बारे में, जो कि एनसीईआरटी की क्लास 8 में दे रखे हुए हैं। और इसमें आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में जानेंगे हम लोग। किसके बारे में? स्वर्ण युग के कल्पना के बारे में। क्वेश्चन है, झूम खेती के 3 नाम बताइए। तो बेवर, घुमंतू एवं कर्तन। कौन कौन सा? बेवर, घुमंतू और कर्तन। अगला है, बिरसा कब गिरफ्तार हुए? कब गिरफ्तार हुए? तो सन 1895 ईस्वी में। बिरसा का जन्म कब हुआ? तो 1870 ईस्वी के दशक में हुआ था। बिरसा का जन्म किस जनजातीय समूह में हुआ था? तो मुंडा जनजातीय समूह में हुआ था। किस जनजातीय समूह में हुआ था? मुंडा जनजातीय समूह में। बिरसा की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो सन 1900 ईस्वी में बिरसा की मृत्यु हैजे के कारण हुई थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो पूर्ववर्ती एवं मध्य भारत के पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में रहते थे। अगला प्रश्न है, झूम खेती किसे कहते हैं? तो झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? तो बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो जंगल के उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। अगला प्रश्न है, मुंडा क्या है? तो मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। कुछ जनजातीय समूहों के नाम बताइए। तो मुंडा, गोंड, उरांव और संथाल, ये सब क्या है? जनजाति है। ब्रिटिश अफसरों को कौन सा आदिवासी समूह ज़्यादा सभ्य दिखाई देता था? तो उत्तर है, एक जगह टिक कर रहने वाले गोंड और संस्थाल समूह सभ्य दिखाई देते थे। अगला प्रश्न है, स्लीपर क्या है? तो स्लीपर जो है सो लकड़ी के वे क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी खाना पकाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करते थे? आदिवासी खाना पकाने के लिए साल और महुआ के तेलों का इस्तेमाल करते थे। आदिवासी अपनी जीविका कैसे चलाते थे? तो आदिवासी बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य वन उत्पादकों के इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। वैष्णव किसे कहते हैं? तो विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहा जाता है। आदिवासी दीकू किसे मानते थे? आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू मानते थे। आदिवासियों के लिए सफ़ेद झंडा किस बात का प्रतीक था? तो सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। बैगा औरों के लिए काम करने से क्यों कतराते थे? तो बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। कैसी बात थी? अपमान की बात थी। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या थी? इसका जवाब है, क्या क्या है? उन्होंने जमीन को मापकर प्रति एक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ ही किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। अगला पॉइंट है, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। अगला प्रश्न है, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से का कारण क्या था? तो आदिवासी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासनों के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। अगला पॉइंट है, उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। उनकी आजीविका खतरे में थी।
उनके धर्म छिन्न भिन्न हो रहे थे। अगला प्रश्न है, वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ रहा था? तो अंग्रेजों ने सारे जंगल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने का इजाज़त नहीं था। औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया? तो इसमें क्या क्या बदलाव आया उसके बारे में जानेंगे। तो उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेज़ों के प्रति निजी की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले जो उनके पास की ताकत थी अब वो नहीं रही। परंपरागत कामों को करने के लिए लाचार हो गए थे। बिरसा की कल्पना युग में स्वर्ण युग किस तरह का था? तो वे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे, जिसमें मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिककर रहें। वे अपनी ही खेत पर काम करें। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाएं और वे ईमानदारी से जिए। अगला क्वेश्चन है, झूम खेती कैसे की जाती है? तो झूम खेती कैसे की जाती है? इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी, जिसमें जंगल के घास फूसों को जलाकर खेतों में छिड़क दिया जाता था और उस पर खेती की जाती थी। जब खेतों की उपजाऊता समाप्त हो जाती थी तो उस जगह को छोड़ दूसरी जगह खेती करने चले जाते थे। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन किन दो बयानों में महत्वपूर्ण था? तो बिरसा आंदोलन इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसा कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू यानी कि बाहरी लोग जिसको कहते हैं दीकू लोग आदिवासियों के ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्ति करने में आदिवासी सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ चरवाहे समुदायों के नाम बताएं। तो भारत के कुछ समुदाय, पंजाब में वन गुज्जर कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में लबाडिया और कुल्लू में गडेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गडेरिया। और कश्मीर में जो कहा जाता है बक्करवाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बक्करवाला। अगला प्रश्न है, घुमंतू काश्तकारों में ब्रिटिश शासन के समय कौन कौन सी समस्याएं आई? कौन कौन सी समस्याएं आई? घुमंतू काश्तकार एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ वहाँ भटकते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहें और खेती करें। अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए नियमित स्रोत भी चाहते थे। अगला प्रश्न है, झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजी कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। इसकी पुष्टि के लिए 3 तर्क दीजिए। पहला तर्क है, अंग्रेजी शासन झूम काश्तकारों के जीवन में
परिवर्तन चाहती थी, वे चाहती थी कि वे अस्थायी रूप से एक जगह काम करें, जबकि काश्तकारों की अपनी समस्याएं थी। दूसरा है, वे कम पानी और सूखी मिट्टी वाले खेतों में हल से खेती नहीं कर पाते थे, अक्सर उनको नुकसान होता था और उपज कम होती थी। तीसरा, पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें घुमंतू खेती में छूट दे दी गई। कैसी खेती में? घुमंतू खेती में छूट दे दी गई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अफसरों को आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या झूम काश्तकारों के मुकाबले गोंड एवं संथाल समूह अधिक सभ्य क्यों दिखाई देते थे? तो उत्तर है इसका, ब्रिटिश अफसरों को आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या झूम काश्तकारों के मुकाबले गोंड एवं संथाल समूह अधिक सभ्य दिखाई देते थे, क्योंकि जंगलों में रहने वालों को बर्बर और जंगली माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अगला पॉइंट है, गोंड एवं संथाल समूह एक जगह टिक कर अस्थायी रूप से रहते थे, जबकि शिकारी, संग्राहक या झूम काश्तकार घुमंतू जीवन जीते थे। बिरसा मुंडा की क्या शिक्षाएं थी? बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित शिक्षाएं दी। उन्होंने शुद्धता एवं दया पर जोर दिया। बिरसा मुंडा, उन्होंने शराब छोड़ने और गांवों को साफ रखने पर जोर दिया। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे डायन व जादू टोने पर विश्वास न करें। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन का उद्देश्य जो था वो क्या था? बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। ईसाई मशीनरियां एवं हिंदू जमींदार आदिवासियों के जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीनों को छीनते जा रहे थे। ईसाई मशीनरियां उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में जो बुक में दिए हुए हैं। जो चैप्टर था आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। जो बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर दे रखे हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो क्या है, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश डैश के रूप में वर्णित किया है। तो क्या चीज़ के रूप में? जंगली और बर्बर के रूप में। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को डैश डैश कहा जाता है, तो बिखेरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिखेरना। उसके बाद मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश डैश स्वामित्व मिल गया था। तो क्या मिल गया था? तो भूमि का मिल गया था। अगला है, असम के डैश डैश और बिहार की डैश डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। उसको तो चाय के बागानों, कोयला के खानों। अब देखिए सही गलत करना है ना, सही गलत करना है। तो झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो ये गलत है। व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, तो ये सही है। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दे और डायन व जादू टोना जैसी प्रथाओं में यकीन न करें, तो ये सही है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, तो ये क्या है? सही है। ये गलत है। अब अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकार के सामने कौन सी समस्याएं थी? तो घुमंतू काश्तकार के सामने समस्याएं जो थी वो, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकार को एक जगह रहने पर
मजबूर कर दिया था। इससे घुमंतु काश्तकार की स्वतंत्रता भंग हो रही थी। घुमंतु काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल का प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही थी, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। अगला पॉइंट है, घुमंतु काश्तकार ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वे घुमंतु खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? तो आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव, तो आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। आदिवासी की मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी, अब वह ताकत नहीं रही। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए थे। अगला प्रश्न है, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण था? तो दीकू आदिवासी मिशनरी, सूदखोर हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को दीकू कहते हैं। दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण, आदिवासी दीकुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था के कारण मानते थे। आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी ज़मीन हड़पते जा रहे थे। आदिवासियों का मानना था कि मशीनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह अस्थायी रूप से रह रहे और अपने खेतों में काम करें। अगला प्रश्न है, अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोहों के नाविक के नाम पता करें, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। जात्रा उरांव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। उनके नेतृत्व में सन 1914 से 1929 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसने उरांव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उनके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। जात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायी जमींदारों को जमीन नहीं जोतेंगे तथा कुली या मजदूर के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने पोहन मेहतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठाया। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है तथा जमीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। जात्रा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिरफ्तार कर
लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया और बाद में वे गांधी जी के संपर्क में आ गए। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।